आदाब नाज़रीन, इस्लाम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ शफ़ान अंसारी। शुरुआत करेंगे कश्मीर एक्सप्रेस। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती आज गांदरबल के दौरे पर रहीं। यहां कंगना में उन्होंने एक पार्टी कन्वेंशन में शिरकत की। कन्वेंशन में PDP के जिला सदर बशीर अहमद मीर के अलावा कई सीनियर लीडर्स और पार्टी वर्कर्स मौजूद रहे। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने मरकजी सरकार से साबिक वज़ीर आज़म और BJP लीडर अटल बिहारी वाजपेयी के बताए रास्ते पर चलने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के इंतखाब से पहले वादी के माहौल को ठीक करने की जरूरत है। साथ ही खिताब के दौरान महबूबा ने 35 की वकालत भी की। जो PDP का एजेंडा है ये इक्तिदार में और इक्तिदार से बाहर एक ही है। मुफ्ती साहब भी बार बार ये कहते थे कि उन्हें वजीर आला बनने का शौक नहीं, पर वो जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से निकालना चाहते हैं। और यही वजह है कि पहले वाजपेयी जी के वक्त में और अब उसके बाद मोदी जी के साथ एक अलायंस करके कोशिश हमारी यही थी कि पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए और जम्मू कश्मीर में भी बातचीत का सिलसिला हो। तो मुझे लगता है कि उसकी दोस्ती का जवाब यहाँ से हाथ बढ़ा देना चाहिए, तभी हमें जम्मू कश्मीर में अमन होगा और तभी जम्मू कश्मीर तरक्की कर सकते हैं। SC/ST एक्ट में हुए अमेंडमेंट के खिलाफ 6 सितंबर को सवर्णों के भारत बंद के बाद अब कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 10 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस की मांग की है कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगाने के साथ साथ इसको GST के दायरे में लाए। वहीं कांग्रेस की हिमायत कई पार्टियों ने की है। बंद को लेकर जम्मू के कांग्रेस ऑफिस में भी कांग्रेसी लीडरान इकट्ठे हुए और बंद को कामयाब बनाने के लिए बातचीत की। सहाफियों को जानकारी देते हुए कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि जब BJP अपोजिशन में थी तब महंगाई को अहम मुद्दा बनाया था। आज मुल्क और मुल्क के ज्यादातर रियासतों में BJP की सरकार है, लेकिन फिर भी दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इसके खिलाफ पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बंद की कॉल दी गई है। बोझ के देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में एक भारत बंद का प्रोग्राम लिया है और जिसमें हम अपील कर रहे हैं सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, सारे एसोसिएशंस को, चूंकि ये अवाम से जुड़ा हुआ इशू है। तंगमर्ग के ऋषिपुरा खाईपुरा इलाके से गायब नौजवान महराज उद्दीन तीली की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वाज़ेह हो कि 26 अगस्त को अब्दुल मजीद ने थाने में अपने नौजवान बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 24 अगस्त से ही 25 साल का महराज लापता था। कई दिनों के तफ्तीश के बाद पुलिस को जंगल में उसकी लाश मिली। जानकारी के मुताबिक कत्ल के इल्जाम में इरशाद अहमद वानी और इम्तियाज अहमद वानी नाम के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक 24 अगस्त को ही इन दोनों ने महराज का कत्ल करके जंगल में उसकी लाश को फेंक दिया था। एक का नाम है इरशाद अहमद वानी सनाब गुलाम मोहिद्दीन वानी और दूसरे का नाम है इम्तियाज अहमद वानी और सनाब गुलाम रसूल वानी, जिनसे हमने पूछताछ की और पूछताछ में हमें ये पता चला कि इन्होंने जो महराज उद्दीन तेली को वहां से उठा के उसका गला दबा के उसको कत्ल किया और उसके बाद उसको कहीं दूर 1 किलोमीटर दूर एक खाई में जाके उसको दफना दिया। जम्मू में सिविल सोसाइटी की जानिब से 9 साल पहले एक मिलिटेंट अटैक के दौरान शहीद हुए मेजर आकाश को खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर मेजर आकाश के अहले खाना के साथ साथ आर्मी के नौजवान भी मौजूद रहे। आर्मी के जवानों ने कहा कि शहीदों के अहले खाना के साथ वो हमेशा खड़े रहेंगे। साथ ही नौजवानों को हिदायत दी कि हर किसी को मुल्क की खदमात के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। याद रखना चाहिए और ना सिर्फ याद रखना चाहिए बल्कि आपके माध्यम से मैं सभी जम्मू वासियों को ये कहूँगा, जहाँ कहीं पे भी कोई ऐसे शहीद परिवार हैं उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनके साथ हमेशा शाना बशाना रहना चाहिए ताकि उनको ये ना लगे कि उनके घर के परिवार के सदस्य ने अगर देश की खातिर शहादत पाई है तो वो अकेले नहीं है, हम सब उनके परिवार का जो है हिस्सा है। एक सच्चा मुल्क परस्त मुल्क के किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए, वो मुल्क परस्ती नहीं छोड़ता, चाहे उसे इसके लिए अपनी जान का जोखिम में क्यों न डालनी पड़े। ऐसा ही एक वाकया एक और मुल्क परस्त के साथ हुआ है जिसने अपनी कहानी खुद साझा की। टोहाना मार्केट कमेटी चेयरमैन रिंकू माना माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जम्मू गए थे। रिंकू मान ने बताया कि माता वैष्णो की पूजा करने के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए निकले तो देखा कि वहां टावर पर लगा मुल्क का तिरंगा हवा के झोंकों की वजह से झुका हुआ है, जिससे उसकी तौहीन हो रही है। जिसके बाद मान ने देखा कि वो टावर तकरीबन 100 फुट नीचे जाने वाली खाई के किनारे पर
लगा हुआ है। तब मान ने मुल्क की शान के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उस टावर पर चढ़ गए और कौमी परचम को सीधा किया। इस पूरे वाकये का उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है। जब मान कौमी परचम को ठीक करने के लिए गए तो नीचे देखने पर पांव कांपने लगे थे, लेकिन उन्होंने अपने खुद एतमादी बनाए रखी और तिरंगे को ठीक करके ही दम लिया। मान के टावर पर जाकर तिरंगे को सीधा कर नीचे आने पर सैकड़ों लोगों ने उन्हें सैल्यूट किया और कौमी तराने के बाद तिरंगे को सैल्यूट कर मान आगे निकल गए। जम्मू के नगरोटा में वाकई सरकारी मिडिल स्कूल की हालत खस्ता है। स्कूल में 9 कमरे हैं, लेकिन इनमें से 7 कमरे बंद हैं। स्कूल में बच्चों की तादाद तकरीबन 200 से ज्यादा है। ये सभी या तो बाहर तालीम हासिल करते हैं या किसी भी तरह बाकी के बच्चे 2 कमरों में तालीम हासिल करने को मजबूर होते हैं। असातिजा के मुताबिक 7 कमरों की हालत इतनी खस्ता है कि वो कभी भी गिर सकते हैं। यही वजह है कि उन्हें खोला भी नहीं जाता। वहीं तलबा ने स्कूल की मरम्मत कराए जाने का मुतालबा किया है। और आप देख सकते हैं हमारे स्कूल की बहुत कंडीशन ख़राब है। हमारे स्कूल में बाथरूम भी नहीं है। रात को बहुत बारिश हुई थी, वहाँ से थोड़ा सा मलबा आ गया है। हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए जगह नहीं है बिल्कुल भी। हम एक ही क्लास में बैठे हुए हैं, हम सब एक क्लास में बैठे हुए हैं। यहाँ पे बाथरूम भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ख़राब स्कूल की हालत है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा स्कूल है या GMS शहरी कहाँ, यहाँ पीछे से नाला है, वहाँ से फ्लड आता है। हर साल फ्लड आता है। हमारे स्कूल की बहुत बुरी हालत है। और आप देख सकते हैं हमारे स्कूल की बहुत कंडीशन ख़राब है। हमारे स्कूल में बाथरूम भी नहीं है। उधर अनंतनाग के माटी गुंड में वाक़ प्राइमरी स्कूल में भी कमरों की कमी है। वाज़ेह हो कि स्कूल में 5वीं तक के बच्चों को तालीम फराहम कराई जाती है, लेकिन बच्चे सिर्फ 3 ही कमरों में बैठने को मजबूर हैं। इसके अलावा मकामी लोगों की माने तो स्कूल में रखे गए 3 टीचर्स में से 2 ही स्कूल आते हैं। लोगों के मुताबिक स्कूल में चेकिंग के लिए इंतजामिया की तरफ से कोई नहीं आता है। यही वजह है कि स्कूल जैसे तैसे चलाया जा रहा है। हमारे स्कूल में 2 टीचर काम करते हैं, जबकि एक टीचर स्कूल आती नहीं है, जिसके वजह से हम अच्छी तरह पढ़ाई हासिल नहीं कर। जो दूसरे आपने बताया MS उजरू का, वहाँ पर भी ये सुनहरा रहना है। मारिश से इसने भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना दिया होगा स्कूल में, तो उसको भी हमने 2 बार लीव दिया चाइल्ड केयर, क्योंकि वो कानून है, हम उसको नहीं रोक सकते हैं। तो लेकिन हमने उसको भी नोटिस निकाली है कि वो भी 2 दिन के अंदर अंदर अपनी ड्यूटी रिज्यूम करे, वरना उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसी पहलगाम के वोलर हामा इलाके में हेपेटाइटिस C नाम की बीमारी ने वहां की तकरीबन 35% आबादी को अपनी चपेट में ले लिया है। मकामी लोगों की माने तो इलाके में तकरीबन 5000 लोग रहते हैं। उनमें से कम 2000 लोग इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। कुछ तो हेपेटाइटिस B के भी शिकार हैं। डॉक्टर मुख्तार अहमद की माने तो इलाके में आलूदा पानी की वजह से लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। यहाँ भी इतना हॉस्पिटल, इतने बड़े हॉस्पिटल होते हैं, स्टरलाइजेशन बहुत अहम होता है। उतने छोटे से क्लिनिक में वो नहीं कर पाते वो सेटअप, उस स्टरलाइजेशन। मेरे ख्याल से तकरीबन अभी 15 दिन से ये हम देख रहे हैं जो जिनकी तादाद अब बढ़ रही है। मेरे ख्याल से 25-30 तक पहुंच गए होंगे, क्योंकि ये इसी इलाके में है। खासकर उन लोगों के लिए ये मैसेज है, क्योंकि जो इनके गांवों में जो मेडिकल शॉप है या कोई क्लिनिक है या कोई डेंटल क्लिनिक है, तो उनकी तरफ मत जाए वो लोग, क्योंकि हमें लगता है कि ये इन्फेक्शन का सोर्स है ये उस गांव में वही या कोई मेडिकल वाला फैला रहा है या कोई क्लिनिक वाला फैला रहा है। इसे लो ग्रेड में आता है, B हाई ग्रेड में आता है। अभी तक जो डॉक्टरी रिपोर्ट्स हमारे पास आए हैं, जो मैंने BMO से बात की है, करीब 5000 की आबादी में 1000 लोग हेपेटाइटिस C और HCV के शिकार हुए हैं। और जो कि डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक 37%
लोग इस बीमारी के शिकार हुए हैं। वो लीन दर्जन से आता है, लेकिन लीन दर्जन से जो पानी आती है वो बिल्कुल बहुत नीचे से आती है। अगर वो थोड़ी ऊपर हो जाती, वो पाइप जो है अगर ऊपर होते तो तकरीबन हमारा पानी जो है वो साफ रहता है। हमारे इस गांव में कोई फैसिलिटी नहीं है, किसी किस्म की फैसिलिटी नहीं है। आपने देखा ये तो रोड है। अब मेरी गुजारिश है, मैं आला हुकाम से गुजारिश करता हूँ, आला हुकाम से गुजारिश करता हूँ, हमारी वाटर सप्लाई स्कीम आज से पहले 6 साल मंजूर हो चुकी है। श्रीनगर के SKICC में ग्रैंड पेरेंट्स डे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स भी कसीर तादाद में मौजूद रहे। बच्चों ने उनके लिए कई तरह के रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। बच्चों ने एक से बढ़कर एक कारकर्दगी पेश की। किसी ने गुलूकारी से तो किसी ने डांस से मौजूदा लोगों को महजूज किया। इस शानदार तकरीब में गवर्नर के एडवाइजर खुर्शीद अहमद गनी भी खासतौर पर शिरकत कर रहे थे। Lord framing order, he would say it is a great challenge for 21st century parents to replace darkness with light, to replace hatred with love, to replace suspicion with trust. There were a few skits here which showed, in fact the last skit, which showed some kind of deterioration that is set in our society, particularly among the youth or the young generation, and they very beautifully portrayed it themselves. They showed how some among the younger generation, particularly the young children, show disrespect or lack of respect or lack of adequate respect towards their parents and grandparents, which is something which is partly our own mistake, that of the parents and the grandparents, because at some point of time in our life we might have failed in giving the right moral values towards our children. उधर भद्रवाह से शुरू हुई कैलाश छड़ी मुबारक यात्रा इख्तिताम पजीर हो गई और अकीदतमंद भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए भद्रवाह पहुंचे। इस दौरान तकरीबन 9000 अकीदतमंद यात्रा में शामिल हुए। अकीदतमंदों के मुताबिक इस साल मौसम खराब होने की वजह से यात्रा में कई तरह की परेशानियां आई। साथ ही एक नौजवान की मौत भी हो गई। हमारी यात्रा जो हुई है अपने मंदिरों में पहुंच चुकी है। ये हमारी एक लास्ट वाली छड़ी है जो अभी 8 बनी बसोली वहाँ से आए हुए थे। कुछ लोग जम्मू से थे, पंजाब से थे। तो बहुत मुश्किल से मतलब इस दफ़ा बड़ी मुश्किल आई बारिश की वजह से, तूफान की वजह से, जिसमें एक लड़के की डेथ भी हुई है और एक इंजर्ड भी हुआ है। और बारिश की वजह से बहुत जो है मतलब गुज़िश्ता 48 घंटों से खराब मौसम की वजह से इंतजामिया ने यात्रा को खत्म करने का ऐलान कर दिया। SP राजेंद्र सिंह के मुताबिक RR के जवानों और पुलिस फोर्स ने खराब मौसम की चपेट में आए लोगों का रेस्क्यू किया और उन्हें महफूज मकामात तक पहुंचाया। जबकि एक अकीदतमंद को अपनी जान गंवानी पड़ी, वहीं कईयों का इलाज करवाया जा रहा है। साहब को अप्रोच किया, रिक्वेस्ट किया और उन्होंने भी बिना वक्त खोए हुए अपनी पार्टीज को वहाँ से मोबिलाइज किया। छत्तरकला से 1.5 घंटे के बाद वो पार्टीज वहाँ पर छत्तरकला पहुँच गई और उन्होंने उसको सक्सेसफुली उसको रेस्क्यू किया। उसको ऑक्सीजन सिलेंडर्स सपोर्ट पर रखकर उसको नीचे 11 साढ़े 11 बजे के आसपास जो उसको छत्तरकला पर पहुँचाया गया, जहाँ पर एम्बुलेंस के जरिए उसको हॉस्पिटल के लिए लाया गया। तो पुलिस और आर्मी की टाइमली इंटरवेंशन और वॉलंटरिज्म की बेसिस पर कल गिनती जानें बची हैं। शोपियां में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेंटर और आज़ाद कल्चरल संगम की जानिब से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में 4th जमात से लेकर 8वीं जमात तक के बच्चे ने इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पर अपनी अपनी बात रखी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शौकत अहमद खान भी मौजूद रहे। इसके अलावा प्रोग्राम के दौरान बच्चों ने नात मुकाबले में भी हिस्सा लिया। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों को इनाम से भी नवाजा गया।
सितंबर 2014 में वादी कश्मीर में आए सैलाब के मुतासरीन आज भी मुआवजे के इंतजार में हैं। मुतासरीन का इल्जाम है कि कागजी कार्रवाई पूरी करने के बावजूद उन्हें एक पाई भी नहीं मिली है। लोगों का दावा है कि सैलाब से 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था, लेकिन महज चंद हजार करोड़ मुआवजा देकर सरकारों ने अपना पल्ला झाड़ दिया। चार साल कबल वादी कश्मीर में क़यामत सुग़रा आ गई थी। श्रीनगर समेत तमाम अज़ला सैलाब में डूबे हुए थे। भारी तबाही मचाई थी इस सैलाब ने। सूखी ज़मीन तलाश करना मुश्किल हो गया था। हर जगह पानी ही पानी। नशेबी इलाके ही क्या, बालाई इलाके भी पानी में डूब गए थे। ज़िंदगी पूरी तरह मफलूज हो चुकी थी। कारोबार, तालीमी इदारे, अस्पताल, सरकारी ऑफिस सब पानी में डूबे हुए थे। कोई जगह ऐसी नहीं बची थी जिसे महफूज कहा जा सके। हालांकि इससे कबल भी वादी में सैलाब आया था, लेकिन जैसी तबाही 2014 के सैलाब ने मचाई शायद ही कभी हुई हो। आज भी लोग उसे याद करके सिहर उठते हैं। सबकी यही दुआ है कि अल्लाह दोबारा ऐसे दिन न दिखाए। जो उस सैलाब की वजह से कश्मीर में तबाही हुई है, हम अल्लाह ताला को दुआ करें वो दिन कभी ना आए हैं। यहाँ का इकोनॉमी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उसमें टूरिज़म है और डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो उस 2014 के सैलाब में ख़त्म हो चुका है। शॉपकीपर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, स्पेशली कश्मीरी आर्ट है, यूनिक होल्डर है। और अफसोस की बात है, अगर इन्होंने किसी सेक्टर को 20,000, 25,000, 30,000, 10,000 दिया है, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें टूरिज़म है जिसको बिल्कुल इन्होंने नेगलेक्ट किया है, रिजेक्ट किया, नेगलेक्ट किया है। आज तक टूरिज़म सेक्टर रिलेटेड के साथ जितने भी हैं जो फ्लड अफेक्टेड है, उनको आज तक कोई किसी तरीके से कोई हेल्प नहीं मिला है। कुदरती आफत इतनी शदीद थी कि हुकूमत और सरकारी मशीनरी के लिए हालात पर काबू पाना नामुमकिन दिखने लगा था। लेकिन मरकजी और रियासती सरकार ने हत्तल इम्कान राहत रसानी की कोशिश की। बावजूद इसके बहुत सी जानें तल्फ हो गईं, करोड़ों की इमलाक तबाह हो गई। अवामी सतह पर इसकी वजह से इतनी नाराज़गी पैदा हुई कि उस वक्त की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को इंतखाब में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। मुतासरीन की बाज़ाबातकारी के लिए 2015 में PM नेशनल रिलीफ फंड से बड़ी रकम जारी की गई, लेकिन मकामी लोगों के मुताबिक ये काफ़ी मामूली रकम थी। इसे लेकर लोगों में काफ़ी गम गुस्सा है। हुकूमत व इंतजामिया की वादाखिलाफी के लिए लोगों ने मुजाहरा भी किया। कश्मीरी सैलाब ज़दगानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो। कश्मीरी सैलाब ज़दगानों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ। बाज़ लोगों ने तो रिलीफ फंड में बड़े पैमाने पर धांधली का भी इल्ज़ाम लगाया। हम ना फाइनेंशियली साउंड हुए, उसके बाद रोज ब रोज हमारा बिजनेस पीछे जा रहा है, हमारा बिजनेस आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई तरक्की नहीं हमारा बिजनेस कर रहा है। क्योंकि आप देखिए कितना बड़ा डिजास्टर था उस टाइम। मेरे ख्याल से 1 लाख करोड़ उस टाइम लॉस था कश्मीरियों को, मगर 1 लाख करोड़ के बदले हमें 7,000 करोड़ दिए गए। लिहाजा करके मेरे ख्याल से अभी तक हमारा बिजनेस 20 सालों तक नहीं संभलेगा कश्मीर में। 7 सितंबर 2014 को दरियाए झेलम के कई किनारों में दरार आने के सबब ये क़यामत आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 557 स्क्वायर किलोमीटर का वसी इलाका सैलाब की जद में था, जिससे तकरीबन 22 लाख अफराद मुतासिर हुए। श्रीनगर का सोनवार, शिवपुरा, डलगेट, बसंत बाग और काकापुरा समेत कई इलाके पानी में डूब गए थे। सब चीज़ें तहस नहस हो गई थीं। मुआवजे के नाम पर उस वक्त की उमर अब्दुल्ला सरकार ने जिनके घर पूरी तरह बर्बाद हुए उन्हें 75,000 और मामूली तौर से बर्बाद हुए घरों की तामीर के लिए 12,500 का किस्तों में मुआवजा दिया। लेकिन बहुत से लोग मुआवजे का इंतज़ार ही करते रहे। लोगों का कहना है कि कोई ऐसा शोबा नहीं जो सैलाब से मुतासिर नहीं हुआ। That they should fulfill the commitment and pledge with the people of Kashmir when they were totally involved in floods, disasters to the families, disaster to education, disaster to tourism, disaster to shopkeepers, disaster to contractors, disaster to shikarawalas, disaster to everybody who is involved directly or indirectly with trade, tourism and other things. इस तबाही को आए 4 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है,
लेकिन इसकी तबाहियां आज भी लोगों के जहन में नक्श है। जिन्होंने अपने अजीजों को खोया या माली नुकसान उठाया, उनके लिए जहन से इन यादों को भुलाना आसान नहीं है। मुल्क के दीगर हिस्सों में आज भी सैलाब तबाही मचा रहा है। इन साल भी कई सूबों में सैलाब का कहर आया हुआ है। अफसोस की बात यह है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी लोग इससे महफूज नहीं हैं। आज तक कोई भी ऐसा मैकेनिज्म कायम नहीं किया जा सका है जिससे सैलाब की मार से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। सीआरपीएफ के डीजी राजीव रॉय भटनागर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एक के बाद एक मुहिम की वजह से कश्मीर की वादी में मिलिटेंट्स की उम्र कम हो गई है और 2 साल में ही 360 से ज्यादा मिलिटेंट्स मारे जा चुके हैं। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि वादी में दहशतगर्दाना तंजीमों से जुड़ने वाले मकामी नौजवान की तादाद बढ़ी जरूर है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने नौजवानों को हथियार उठाने से रोकने के लिए सभी मुमकिन तरीके से उन तक पहुंचने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि भले ही कुछ नौजवान नासमझी दिखा रहे हों, लेकिन उनकी उम्र कम है और वो ज्यादा दिन जी नहीं पाते। राजीव ने कहा कि नौजवानों को मिलिटेंसी में ग्लैमर दिखता है, उन्हें समझना होगा कि इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ वक्त की बात है। हम बहुत कोशिश करते हैं कि वो घर लौट आएं और उन्हें सरेंडर करने के लिए भी कहते हैं। उनमें से कुछ लौट भी आते हैं। उन्हें समझना होगा कि हथियार उठाने से कोई मकसद पूरा नहीं हो सकता। जम्मू यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू की जानिब से मुनाकिद ऑल इंडिया उर्दू बुक एग्जीबिशन का इख्तिताम हो गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एम के धर ने इसका इफ्तिताह किया था। किताबी मेले में मशहूर और मारूफ पब्लिकेशन हाउस की किताबें फरोख्त के लिए रखी गई थी। इनमें तारीखी उर्दू अदब से लेकर मुख्तलिफ असनाफ की अहम तसानीफ की शामिल थी। जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में आज से 2 रोज़ा किताबी नुमाइश का आगाज हुआ। शेखुल जामिया प्रोफेसर एम के धर ने इसका इफ्तिताह किया। 2 रोज़ा नुमाइश में दिल्ली और अलीगढ़ के एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस के अलावा कासिमी कुतुबखाना ने भी अपने स्टॉल लगाए हैं। उर्दू में शाये होने वाली किताबों की तादाद के लिहाज से बिलाशुबा इसे शहर में लगने वाली सबसे बड़ी किताबी नुमाइश कहा जा सकता है। उर्दू अदब के तलबा के अलावा उर्दू जबान और उर्दू रस्मुल खत से दिलचस्पी रखने वाले गैर उर्दूदां तबके के लिए भी इस नुमाइश में काफी मवाद दस्तयाब है। एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ राइटर की इतनी किताबें मौजूद हैं जिससे आम तलबा के साथ साथ तहकीक करने वाले तलबा भी काफी फायदा उठा सकते हैं। देखिए, किताबों का जो ये एग्जिबिशन लगता है, नुमाइश होती है, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो स्टूडेंट्स के लिए ही होता है, क्योंकि उनको ये एक ही जगह पर सारा लिटरेचर जो है वो एक ही जगह पे मैसर हो जाता है। वो देख पाते हैं कि देश में और जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उन्होंने किन मजमूनों पे अपनी किताब लिखी है और उसको कैसे लिखा गया है, उसको किस दौर का वो जिक्र उसके अंदर है। तो ये सारी बातें जो है ये एक रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगी मेरे हिसाब से। उर्दू अदब की कोई ऐसी सिनफ नहीं है जिसकी यहाँ किताबें मौजूद नहीं हैं। उर्दू जबान की तारीख से दिलचस्पी रखने वाले तलबा यहाँ वहाब अशरफी और जमील जालबी की तारीख उर्दू अदब खरीद सकते हैं। उर्दू शायरी का अहद ज़री हो या फिर जदीद शायरी, इसके मुतालिक कई मुफीद किताबें फरोख्त के लिए मौजूद हैं। कुल्लियात इकबाल, शिकवा, जवाब शिकवा, दीवान गालिब, गालिबियात, मीर तकी मीर के मजमूए के साथ ही यहाँ तरक्की पसंद शायर फैज़ अहमद फैज़ और बेकल उत्साही के कलाम और उनके फ़न पर तफसीली रोशनी डालने वाली किताबें भी तलबा की तालीमी प्यास बुझाने में मददगार साबित हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि तलबा को ये किताबें माकूल और वाजिब कीमत पर दस्तयाब हैं। चूँकि हमारे यहाँ कोई उर्दू का इतना बड़ा कोई कुतुबखाना नहीं है कि जहाँ से एक जगह सारी किताबें मिल जाए, सिवाय कासमी बुक डिपो जो खटिंगा तालाब में है। तो हमने फैसला किया कि एक जगह हम अपनी लाइब्रेरी के लिए भी किताबें खरीदें, उर्दू के जो रिलेटेड हैं, सब्जेक्ट के रिलेटेड किताबें खरीदें और साथ में सिलेबस के रिलेटेड भी किताबें। इसलिए यहाँ पर नेशनल सतह की एक एग्जीबिशन लगाई गई जिसमें बड़े मशहूर एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली और एजुकेशनल पब्लिशिंग हाउस अलीगढ़ के अलावा कासमी कुतुबखाना ने अपनी किताबें यहाँ पर रखी हैं। हमने माकूल डिस्काउंट पर ये किताबें
फरोख्त कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स को, स्कॉलर्स को। किताबों का कोई ऐसा स्टॉल नहीं है जिस पर तलबा की भीड़ न हो। दिल्ली पब्लिशिंग हाउस के स्टॉल पर जहां उर्दू शायरी व शुअरा, नावल, अफसाने और उर्दू ड्रामे के फन पर ज्यादा किताबें हैं, वहीं अलीगढ़ पब्लिशिंग हाउस के स्टॉल पर सर सैयद तहरीक, सर सैयद के अदबी कारनामे, जदीद शायरी के मेमार, फैज और नावल निगारी के फन को नई जिहत अदा करने वाली कुर्रतुल ऐन हैदर की तसानीफ ज्यादा अहम हैं। लिसानियात से दिलचस्पी रखने वालों के लिए उर्दू की मशहूर व मारूफ डिक्शनरी फिरोजुल लुगात भी यहाँ मौजूद हैं। नुमाइश में सिर्फ उर्दू अदब पर लिखी हुई किताबें ही नहीं हैं, बल्कि दूसरे मौज़ूआत में लिखी गई किताबें भी यहाँ मौजूद हैं। ज़ाब्ता फौजदारी पर लिखी ये किताब कानून पढ़ने वाले उर्दू दां तबके के लिए बेहद कारामद साबित हो सकती है। किताबों का इतना बड़ा कलेक्शन देखने का ये मौका बार बार नहीं मिलता। अहम बात यह है कि किताबों की खरीदारी में तलबा, दोस्तों और असातिज़ा की भी मदद ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम अगर किसी किताब की सिलेक्शन करने जाते हैं कि बुक्स स्टेशनरी पे जहाँ पे बुक लेने जाते हैं बुक सेलर के पास, वहाँ पे हमें इतनी किताबों का हमें जहन में नहीं होता, लेकिन यहाँ रिसर्च स्कॉलर्स भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं और स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो गाइडनेस की वजह से एक दूसरे को पूछ के, टीचर्स को पूछ के तो नई नई किताबें हमें मिलती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है। नई किताबें जो मार्केट में आती हैं, जो नए लिखने वाले लोग हैं, उनकी नई चीज़ें सामने आती हैं। प्रोग्राम के पहले दिन प्रोफेसर शहाब इनायत की एक किताब उर्दू अदब में खतूत निगारी का भी इजरा किया गया। इसके अलावा एक और किताब का इजरा किया जाना है। शोबे उर्दू के जेर एहतमाम सेमिनार में पेश किए गए मकालों को मुरत्तब कर इसे किताबी शक्ल दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो इस रिपोर्ट के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में बस अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए जी सलाम के साथ।